99% लोग यमुना एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। सबको लगता है कि यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है और इस वजह से लोगों को लगता है कि यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट सिर्फ मात्र एयरपोर्ट की वजह से बढ़ते हैं। यहाँ की प्रॉपर्टी सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से ग्रो करती है और इस मिथ को मैं आज दूर करूंगा। सच क्या है? सच ये है कि कभी किसी सिटी के रेट कभी एयरपोर्ट से नहीं बढ़ते, उसके आसपास डेवलप्ड हो रहे इकोसिस्टम और इंडस्ट्रीज और बिजनेस की वजह से बढ़ते हैं। दुबई एयरपोर्ट से दुबई नहीं बना, बेंगलोर एयरपोर्ट से बेंगलोर नहीं बना, हैदराबाद एयरपोर्ट से हैदराबाद नहीं बना। इनको बनना और अमीर होने की वजह है इनके आसपास का डेवलप हो रहा इकोसिस्टम, चाहे वो आपकी इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस हो। जो ग्रोथ शहर के आसपास हो रहे डेवलपमेंट से आती है, शहर में रहने वाले लोगों को जॉब्स मिलती हैं। किसी इंडस्ट्रीज में जाओगे, आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे, किसी बड़ी फर्म में जाओगे तो आप एक हाई लेवल पर जॉब करोगे, उस हिसाब से आपकी प्रोफाइल डेवलप होगी, उस हिसाब से आपके देश की इकोनॉमी बनेगी। तो किसी भी शहर का सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से वो शहर अमीर नहीं बनता। उस शहर को अमीर बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है आपकी इंडस्ट्रीज का, आपके बिजनेस का। और आज एक्चुअली वही चीज यमुना एक्सप्रेसवे पे डेवलप हो रही है। कौन से सेक्टर के अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज है और किस इंडस्ट्रीज में किस तरह की कंपनीज आएंगी, चलो उनके बारे में जानते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ईड़ा में इंडस्ट्रीज मतलब फ्यूचर की बात है, अभी प्रेजेंट पर कुछ नहीं है। सेक्टर 24 एंड 24A के अंदर आपको वीवो की बड़ा प्लांट देखने को मिलता है। आपको वीवो की कंपनी देखने को मिलेगी, पतंजलि का प्लांट देखने को मिलेगा, रजनीगंधा का आपको प्लांट देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ हवा में नहीं, आपको धरातल ग्राउंड के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये है इस कंपनी का रियल एस्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रियल एस्टेट का इससे क्या लेना देना। जब कोई कंपनी अपना प्लांट लगाती है तो उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई मल्टीपल कंपनीज या छोटे छोटे फैक्ट्री टाइप्स के वेंडर्स आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। अब वीवो से जुड़ी हुई आपकी पैकेजेस कंपनीज हो गई, वेयर हाउसेस हो गए, रॉ मटेरियल की कोई कंपनीज हो गई, हर एक किसी फोन के कोई अदर पार्ट बनाने की कंपनीज या कोई वेंडर हो गया, तो हर कोई इस कंपनी से जुड़ जाएगा और इसके आसपास अपने प्लांट लगाना स्टार्ट कर देगा। अगर किसी कंपनी के अंदर कोई फोन बनाया जा रहा है तो ये नहीं है कि उस फोन के सारे पार्ट उसी कंपनी के अंदर बनते हो। अदर कंपनी के थ्रू उनका कोई ना कोई आपको पार्ट देखने को मिलेगा जो कि दूसरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, पर वो यूज होता है वीवो के फोन में, ओप्पो के फोन में, सैमसंग के फोन में। तो उसके आसपास के जो वेंडर होते हैं वो यहाँ पे अपने प्लांट्स लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, जॉब्स आएंगी, जिसकी वजह से रेंटल और रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ेगी। अब बात करते हैं उस सेक्टर की जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पर फ्यूचर में ये सेक्टर यहाँ की इकोनॉमी को एक्सीलरेट कर सकता है। आज हम बात करेंगे सेक्टर 10 के बारे में, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर एंड सेमीकंडक्टर देखने को मिलता है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज की प्लानिंग की गई है। पावरफुल इकोनॉमीज को देखें, यहाँ के अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया या आपका साउथ कोरिया होगा, सबके अंदर आपको एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलेगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। और ईडा एक्चुअली उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ्यूचर में यहाँ आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स, पीसीबी मैन्युफैक्चरर्स, मोबाइल कंपोनेंट सप्लायर, ईवी कंपोनेंट कंपनीज, बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनीज, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन यूनिट एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, सेमीकंडक्टर प्लांट अकेला काम नहीं करता, उसके आसपास में सराउंड में देखोगे तो उससे जुड़ी हुई मल्टीपल्स कंपनीज अपना प्लांट लगाती है। सेमीकंडक्टर के अंदर चिप्स डेवलप करी जाती है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, सेमीकंडक्टर के अंदर एक चिप डेवलप करी जाती है जो कि आपके फोन, टीवी, कैमरा, फाइटर जेट, हर एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको चिप का यूज देखने को मिलेगा। जो भी आप आज की डेट में गैजेट यूज करते हो या आप कोई भी चीज यूज करते हो, बेशक आप कोई कार यूज कर रहे सही, उन सभी के अंदर आज की डेट में उस चिप का यूज होता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आज से पहले जापान के अंदर होती थी और आज वो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप में एक प्राउड की बात है। सेक्टर 28 के अंदर 100 एकड़ और सेक्टर 10 के अंदर 220 एकड़ के अंदर आपको सेमीकंडक्टर के प्लांट्स देखने को मिलेंगे और उसके आसपास के सराउंड में आपको मल्टीपल्स ऐसी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी जो कि सेमीकंडक्टर से जुड़े पार्ट को बनाती हैं। तो किसी एक प्लांट के साथ आप देखोगे तो कितना ज़्यादा आपको रोजगार
इसके आसपास देखने को मिलता है। इसके आसपास जो कंपनीज आएंगी वो कुछ इस तरीके की हो सकती हैं: चिप पैकेजेस कंपनीज, टेस्टिंग यूनिट, केमिकल सप्लायर, रिसर्च इंजीनियरिंग फर्म, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज। सबको एक इकोसिस्टम की तरह काम करना पड़ता है। मतलब जितने भी यहाँ पर सारी कंपनीज आएंगी इनको एकजुट होकर काम करना पड़ता है, तब एक चिप तैयार होती है। और सेमीकंडक्टर का रोल मात्र सिर्फ आपकी फैक्ट्री तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये आपके इंडस्ट्रियल जोन को बूस्ट करने का काम करेगा। अगर सेक्टर 28 को लोग फ्यूचर का ब्रेन मानते हैं तो सेक्टर 10 भी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजन है। सेक्टर 10 को अवॉइड करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर मुझे पूरे ईडा का सबसे पावरफुल सेक्टर चूज करना हो तो मैं सेक्टर 28 को चूज करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है सेक्टर 28 के अंदर? इसके अंदर एक नहीं तीन मेगा इकोसिस्टम तैयार हो रहे हैं। आपका मेडिकल डिवाइस पार्क, डाटा सेंटर पार्क एंड सेमीकंडक्टर पार्क। एक एक करके समझेंगे कि इन तीनों के अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेंगी। सेमीकंडक्टर मैंने आपको जिससे पहले भी ब्रीफ करा, एंड डाटा सेंटर और मेडिकल डिवाइस पार्क के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। मेडिकल डिवाइस पार्क, सोचिए इंडिया हर साल मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करता है। एमआरआई मशीन, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, सर्जिकल टूल, हॉस्पिटल डिवाइस। फ्यूचर में इनमें से बहुत सारी चीजें यहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग होंगी। मतलब आज जो चीज दूसरे देश से हम अपने शहर में इंपोर्ट कराते हैं, आने वाले टाइम में हम अपने शहर के अंदर ही ये सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब बात करते हैं डाटा सेंटर पार्क की। बहुत लोग डाटा सेंटर को सिर्फ एक सर्वर की बिल्डिंग समझते हैं, लेकिन डाटा सेंटर डिजिटल इकोनॉमी का पावर हाउस होता है, जिसके अंदर आपको क्लाउड, एआई कंपनीज, डिजिटल पेमेंट, गवर्नमेंट डाटा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप एक चीज समझिए, आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप किसी एआई का यूज कर रहे हैं, तो ये सारा डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा ना। और इस डाटा को स्टोर और प्रोसेस करने का काम डाटा सेंटर करते हैं। पुराने जमाने में लोग बोलते थे जिसके पास ऑयल है उसके पास पावर है, पर आज की डेट में जिसके पास डाटा है उसके पास पावर। जितना देश ग्रो करेगा उतना ही डाटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आज की जो इकोनॉमी है, आज की जो जनरेशन है, वो सिर्फ डाटा पे डिपेंड करती है। हर एक छोटी चीज में डाटा की जरूरत पड़ती है। आज पूरे देश का अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल पूरा देश खत्म होते नजर आएगा, क्योंकि आज की डेट में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डाटा है नहीं, सिर्फ इंटरनेट वाला डाटा नहीं है जो आप यूज कर रहे हो। इस डाटा का मतलब है जो भी आपके फोन में आपने की जो फाइल है, आपका जो पूरा रिकॉर्ड है, आज तक की आपका पूरा फोन का रिकॉर्ड, आपकी पूरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, इंडिया के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड डाटा के अंदर होता है। और इस डाटा को जो लीड करता है, जो डाटा को संभालता है, वो होता है आपका डाटा सेंटर पार्क। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। यहाँ पे डेवलप्ड होगी तो कितने हायर लेवल की यहाँ पे जॉब्स क्रिएट करेंगी, किस तरीके का एनवायरनमेंट होगा, इसका आइडिया आप लगा सकते हैं। अब आते हैं उस सेक्टर पर जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्टर 29 की, जिसके अंदर आपका अप्रैल पार्क, टेक्सटाइल पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क डेवलप्ड हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से बहुत पावरफुल माना जा रहा है। सेमीकंडक्टर प्लांट जैसे ये हाई प्रोफाइल जॉब्स क्रिएट करते हैं, पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आपको लो क्लास की जॉब्स भी देखने को मिलती हैं, जिससे कि लाखों जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होती हैं। तो ये डिमांड को क्रिएट करती हैं। जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे रेंटल की भी डिमांड बढ़ती है, तो ये डिमांड को क्रिएट करती हैं। फ्यूचर में यहाँ किस टाइप की इंडस्ट्रीज आ सकती हैं, अब बात कर लेते हैं उस पर। गारमेंट्स रिलेटेड कंपनीज, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज, फैशन सप्लाई चेन कंपनी, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हाउसेस, लेदर गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, पैकेजेस कंपनीज। और जब इतने सारे लोग काम करेंगे तो उन्हें रहने के लिए घर भी तो चाहिए होगा ना। जब इतने लाखों लोग यहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं सबके लिए रहने के लिए आपको घर की जरूरत तो पड़ेगी। इसकी वजह से रेजिडेंशियल जोन प्लस रेंटल की डिमांड भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं टॉय सिटी की, जो कि डेवलप करा जाएगा सेक्टर 33 के अंदर। इंडिया अब चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है, जिसकी वजह से इंडिया में आपको खुद टॉय की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी। सेक्टर 33 के अंदर आपको टॉय की मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी। अब से पहले हम चाइना से टॉय एक्सपोर्ट कराते थे अपने देश में, पर अब ये सारी चीज़ें हमें अपने देश के अंदर ही देखने को मिलेंगी। हमें चाइना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी कंपनीज हमारे यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। और ये किस टाइप की कंपनीज हो सकती हैं, चलो समझते हैं। प्लास्टिक मोल्डिंग यूनिट्स, एजुकेशनल टॉय मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रॉनिक टॉय मेकर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टॉय फैक्ट्रीज,
आज ये सेक्टर छोटा लग सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनने के बाद इम्पैक्ट काफी बड़ा देखने को मिलेगा। और अगर टॉय सिटी सक्सेसफुल होती है तो ईडा का एक नया एक्सपोर्ट ओरिएंट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी बन सकता है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब हम बात करेंगे सेक्टर 11 की, जिसे हम फिनटेक सिटी के नाम से जानते हैं। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर नहीं है, ये वाइट कॉलर एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है। इसके अंदर आपको हाई प्रोफाइल जॉब्स देखने को मिलेंगी। फिनटेक सिटी का विजन है डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस, डाटा सेंटर। यानी यहाँ फैक्ट्री के वर्कर्स काम नहीं करेंगे, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करेंगे, एनालिस्ट काम करेंगे। इसके साथ साथ आपको फाइनेंस प्रोफेशनल्स लोग देखने को मिलेंगे, स्टार्टअप फाउंडर देखने को मिलेंगे। मतलब एक आपको इसके अंदर एक हाई प्रोफाइल क्लास देखने को मिलेगी, जहां आपके अच्छे लेवल के लोग रहेंगे। जब ऐसे सेक्टर के अंदर जब हाई प्रोफाइल लोग आते हैं तो उनको रहने के लिए भी एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो आपको रेजिडेंशियल के अंदर भी डिमांड क्रिएट होती नज़र आएगी। तब ये सेक्टर आपको बढ़ते नज़र आएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो उस टाइम रेजिडेंशियल की भी भर के डिमांड आपको देखने को मिलेगी, जिससे रेजिडेंशियल के रेट कई गुना पे आपको अप होते नजर आएंगे। अब बात करते हैं कोरियन सिटी की। ईडा का विजन सिर्फ इंडिया इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, उसके साथ साथ ये आपको कोरियन को भी अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे इकोसिस्टम तैयार करा जा रहा है। अगर यहाँ पे कोरियन कंपनीज आती हैं तो आपको किस टाइप्स की कंपनीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, चलो जान। तो फ्यूचर में यहाँ पॉसिबिलिटी है कि आपको इस टाइप की कंपनीज देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनीज, डिस्प्ले कंपोनेंट, बैटरी टेक्नोलॉजी, ईवी कंपोनेंट, मोबाइल कंपोनेंट, कंज्यूमर एप्लीकेशंस। और सबसे इंटरेस्टेड बात है, सैमसंग एंड एलजी का डायरेक्ट प्लांट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको मल्टीपल्स वेंडर भी देखने को मिलेंगे। तो इतनी बड़ी कंपनीज कहीं पे अपना प्लांट लगाती हैं तो उनके साथ साथ उनसे जुड़े हुए वेंडर्स उनके आसपास अपना प्लांट्स को डेवलप करते हैं। ईडा के अंदर आपको छोटे साइज के इंडस्ट्रियल प्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि उन वेंडर के लिए एक सफिशिएंट साइज होता है अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। तो बड़ी कंपनी के पास उसी एरिया में आपको कुछ छोटे प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपनी कंपनीज लगा सकते हो, अपनी छोटी छोटी फैक्ट्री लगा सकते हो, जिससे आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत कम टाइम के अंदर हो जाएगा। मतलब जब बड़ी कंपनीज आपके पास में होंगी और उसके कुछ किलोमीटर के दायरे के अंदर वेंडर्स की कंपनीज होंगी, तो यहाँ से जो सामान का जो आना जाना लगा रहेगा तो वो भी बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर आप उस कंपनी में अपना प्रोडक्शन भेज सकते हैं, अपना सामान की सप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर 5A की, जिसे आप जैपनीज सिटी के नाम से जानते हो। मेरे हिसाब से ईडा की सबसे अंडररेटेड स्टोरी हो सकती है जैपनीज सिटी की, क्योंकि जापान के लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी चीज़ को समझ परख के प्लानिंग के साथ किसी शहर में इन्वेस्ट करते हैं। और ईडा के अंदर 500 एकड़ जापान के लिए अलॉट करा गया है, जिसमें आपको जैपनीज कंपनीज देखने को मिलेंगी। क्योंकि इंडिया की, अब बहुत से लोगों को ना सवाल ये रहता है कि जापान की कंपनी इंडिया में क्यों आ रही है, क्योंकि इंडिया की लेबर सस्ती है, तो जिसकी वजह से उनको प्रोडक्शन बहुत कम कॉस्ट में पड़ता है और उनकी जो वैल्यू होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उनकी जो कॉस्ट होती है वो आपको बहुत कम देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर आप देखोगे तो आज के टाइम पे इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं और जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, ईडा सिटी के अंदर जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो बहुत अच्छी करी गई है। मतलब इनकी फ्यूचर की प्लानिंग सबसे बहुत अलग आपको देखने को मिलती है। जो चीज़ हर शहर में मिस हुई है वो सारी चीज़ आपको इस शहर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये आपका आने वाला फ्यूचर है ये शहर। तो जैपनीज की कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे अपने प्लांट लगा सकती हैं, किस टाइप की कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, चलो जानते हैं उसे। फ्यूचर में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की कंपनीज देखने को मिलेंगी: रोबोटिक कंपनीज, फैक्ट्री ऑटोमेशन फर्म, इंजीनियरिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिकल मशीनरी कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सप्लायर, सेमीकंडक्टर सपोर्ट इंडस्ट्रीज। अगर जैपनीज सिटी का इकोसिस्टम सक्सेसफुल होता है तो ईडा का इंडस्ट्रियल प्रोफाइल इंटरनेशनल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। और जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसके हिसाब से जब जापान का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। आज सभी को पता है कि जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, बहुत देशों से टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है। और जापान की जब कंपनी इंडिया के अंदर आएंगी तो आपको एक अलग ही ग्रोथ देखने को मिलेगी इंडिया में भी, और इस शहर के अंदर तो आपको ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट की तरफ से 500 एकड़ की ज़मीन उनके लिए अलॉट भी कर दी है,
तो अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो आपको अलग इंटरनेशनल लेवल पर चीजें देखने को मिलेंगी। और जो ईडा सिटी रहने वाला है, इस ईडा सिटी का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आपको बाहर के देशों में भी देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ईडा सिटी को सिर्फ एयरपोर्ट सिटी बोलना कितनी बड़ी गलतफहमी है। एक्चुअल में ये एयरपोर्ट सिटी नहीं है, एयरपोर्ट तो सिर्फ एक ट्रिगर है। मेन जो चीज होती है वो आपकी इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ की प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेंटल, इन सब की आपको कहीं ना कहीं पे काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ईडा की कहानी सिर्फ एयरपोर्ट के नाम से नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल जोन के नाम से लिखी जाएगी। अगर आप चाहते हो यहाँ पे इन्वेस्ट करना, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा एरिया समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ के रेजिडेंशियल जोन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे वीडियो को, ताकि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जा सके। तो मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।